अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशल लेक्चर है बीएस मैथ वालों का जिनका कोर्स है फ़िज़िक्स 1 का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। उसके लिए ये होपफुली आज लास्ट लेक्चर होगा इसका मैकेनिक्स का। और इसमें सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई थी कि जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान किसी फ्लोइंग फ्लूइड के, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। द फ्रिक्शनल इफेक्ट, जो हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स of the flowing fluid is known as viscosity। या इसको हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन the different layers of flowing fluid is called viscosity। उसको हम विस्कोसिटी का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि जो भी कोई फ्लूइड होता है, जब वो फ्लो होता है तो उसकी लेयर्स बनती हैं। जैसे हनी है, हनी की बोतल आप यूँ करके उल्टा दें तो वो लेयर बाई लेयर जो है वो नीचे गिरती है। अब हनी जो है वो एक थिक जो है वो फ्लूइड है, इसी तरह तार जो है वो भी एक थिक फ्लूइड है और इनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होता है। तो विस्कोसिटी बेसिकली ये मेजर करती है कि हमें कितनी फोर्स रिक्वायर है स्लाइड करने के लिए वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ऑन द अदर लेयर। ठीक है, द विस्कोसिटी measures that how much force we required, कि हमें कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड है टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द flowing fluid on the and other layer। एक लेयर को दूसरी लेयर पर, अब जाहिर बात है कि जब आप तार या हनी को नीचे गिराते हैं वो लेयर बाई लेयर नीचे गिरता है। अब ये जो इनकी लेयर्स होती हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं, तो कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड है इनको स्लाइड करवाने के लिए एक दूसरे के ऊपर, बेसिकली विस्कोसिटी जो है वो इस चीज़ को मेजर करती है। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इजीली फ्लो नहीं कर सकते उनका लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और जैसे तार और हनी है। और जो सब्सटेंस हैं जो इजीली फ्लो कर ले जाते हैं जिनके स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, जैसे वाटर। तो लार्ज कोएफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा जो होता है, ईटा इज लार्ज फॉर fluids which cannot flow easily, जो कि easily flow नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल तार एंड हनी। इसी तरह ईटा इज स्मॉल फॉर fluids which can flow
easily like water। तो जो थिक फ्लूइड्स होते हैं गाढ़े, उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है, और जो थिन फ्लूइड्स होते हैं पतले, उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है। यानी कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगी, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ज्यादा होगी। यानी कि जितना थिक फ्लूइड होगा उसकी लेयर्स के दरमियान में इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितना थिन होगा उसकी लेयर्स के दरमियान में इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। अब ड्रैग फोर्स का भी आपको मैंने बताया था कि कोई रिटार्डिंग फोर्स, मतलब अगर किसी फ्लूइड में से कोई ऑब्जेक्ट गुजरे, तो वो ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड से गुजरा होता है तो वो किसी रिटार्डिंग फोर्स को फील करता है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। अब जाहिर बात है कोई भी फ्लूइड है, एयर है, एयर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं नीचे की तरफ गिराता हूं, तो एयर की भी एक ड्रैगिंग फोर्स होगी जो इस पर अपवर्ड एक्ट करेगी और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी। अब ये जो अपवर्ड फोर्स के ऊपर ड्रैगिंग फोर्स एयर की एक्ट कर रही है, एयर भी एक फ्लूइड है, इसके अंदर रिटार्डेशन, यानी कि ये नीचे जब आ रहा है तो इसके एक्सेलरेशन के अंदर डिक्रीज लाएगी। तो वो फोर्स के जो किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो किसी फ्लूइड के अंदर, या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा हो, उसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करे, उसको हम ड्रैग फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स का नाम देते हैं। तो ड्रैग फोर्स जो है ये होती है इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेस with the increase of speed of object। यानी कि जितनी ज्यादा तेजी से ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करेगा, यानी कि जितनी ज्यादा उसकी स्पीड उस फ्लूइड के अंदर होगी, उतनी ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट करेगी। अब हमारे पास जो फार्मूला विस्कोसिटी के लिए, उसको हम जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। फार्मूला फॉर विस्कोसिटी। तो अगर कंसिडर करें हमारे पास एक विस्कस फ्लूइड है, कंसिडर ए विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि गाढ़ा है। ये एक स्पेस है, उसमें हमने इसको फिल किया हुआ है दो फ्लैट प्लेट्स के दरमियान, के जिनके दरमियान के अंदर जो एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, ठीक है। यानी कि ये दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, इनमें डिस्टेंस L है, और इनके दरमियान में ये फ्लूइड, यानी कि दरमियान में जो स्पेस है उसके अंदर फ्लूइड जो है वो फिल्ड है। तो लोअर प्लेट जो है वो रेस्ट के ऊपर है, ये निचली जो है प्लेट 1, द लोअर प्लेट इज एट रेस्ट। लोअर प्लेट जो है वो रेस्ट के ऊपर है, लेकिन अपर प्लेट जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, यानी कि प्लेट 2, द अपर प्लेट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, यानी कि अपर प्लेट ये वाली जो प्लेट है ये किसी वेलोसिटी v के साथ जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, ये कब मूव करती है? जब इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स जो है वो एक्ट करती है, या टेंजेंशियल फोर्स जो है वो राइट साइड के ऊपर इस प्लेट के अप्लाई की जाती है। यानी कि इस प्लेट की राइट साइड के ऊपर जब आप टेंजेंशियल फोर्स जो टेंजेंट, इसके टेंजेंट एक्ट करती है, तो ये प्लेट वेलोसिटी v के साथ जो है वो मूव करना शुरू करती है। तो जो वेलोसिटी है हर लेयर की फ्लूइड की, वो डिक्रीज करती है यूनिफॉर्मली फ्रॉम अपर प्लेट टू द लोअर प्लेट। द वेलोसिटी
जो वेलोसिटी है हमारे पास ऑफ ईच लेयर ऑफ फ्लूइड, हर लेयर जो है फ्लूइड की उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, यानी कि एक ही तरीके से यूनिफॉर्मली एक जैसी डिस्क्रीव करती है फ्रॉम द अपर प्लेट टू द लोअर प्लेट, अपर से लोअर प्लेट की तरफ, फ्रॉम अपर प्लेट टू लोअर प्लेट, यानी कि इस प्लेट ये जो लेयर्स हैं अपर से लोअर की तरफ जा जाती हैं, ये सारी क्या ये लेयर्स हैं फ्लूइड की, ये अपर से जब लोअर की तरफ जाती हैं तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करती है यूनिफॉर्मली, यानी कि तमाम लेयर्स की वेलोसिटी एक जैसी होती है, वो एक ही तरीके से जो है वो डिक्रीज करती हैं। तो जो टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली फ्लूइड की लेयर होती है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, द टॉप लेयर ऑफ द फ्लूइड has maximum velocity, जो अपर लेयर होती है फ्लूइड की उसकी मैक्सिमम जो है हमारे पास वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी, यानी कि ये जो अपर इस साइड पर है उसकी वेलोसिटी हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली टुवर्ड्स द बॉटम लेयर, ठीक है, यानी कि ये जूं 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 नीचे आना शुरू होती है, ये वेलोसिटी जीरो होती है और बिल्कुल बॉटम के ऊपर आकर ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाती है। द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली टूवर्ड्स द बॉटम लेयर एंड it becomes almost zero at the bottom layer, यानी कि ये ऊपर से डिक्रीज करना शुरू करती है और बिल्कुल इधर बॉटम के ऊपर आकर ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है जी, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डी वी है अक्रॉस ईच लेयर, जिसकी की थिकनेस डी वाई है, यानी कि हर लेयर की जो थिकनेस है वो डी वाई है और उसके अलावा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डी वी है। तो डी वी चेंज ऑफ वेलोसिटी और डी वाई जो है ये थिकनेस ऑफ ईच लेयर है, थिकनेस ऑफ ईच लेयर, और ये हर लेयर की थिकनेस है। अब जो रेशियो होती है स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन जो होता है, शेयर स्ट्रेस होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसकी शेप चेंज हो जाए, यानी कि फोर्स लगाने से शेप जो, और स्ट्रेन क्या होता है कि जो शेप में चेंज आई है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा है ये बेसिकली रेशियो होती है शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन की। तो स्ट्रेस जो है हमारे पास हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है, और जो स्ट्रेन है वो कितना है, वो डी वी ओवर डी वाई है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस। तो यहां से अगर आप फोर्स का फार्मूला निकाल लें तो ये फोर्स का फार्मूला आपके पास आ जाएगा ईटा ए डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई, ये हमारे पास फोर्स जो है वो निकल आएगी। तो जो स्पेसिंग है टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के दरमियान में, ये स्पेसिंग टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट ये किसके बराबर है, ये डी वाई एल के
बराबर है, तो टॉप लेयर जो है वो मूव करती है वेलोसिटी v के साथ और बॉटम लेयर जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, टॉप लेयर की वेलोसिटी v इज इक्वल टू v और बॉटम लेयर इज एट रेस्ट। बॉटम लेयर जो है वो रेस्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि v जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो dv क्या होगा, v माइनस 0। तो दैट इज इक्वल टू dv इज इक्वल टू v के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो अब ये जो आपके पास फार्मूला है फोर्स का, इसके अंदर आप नीटा ए वी ओवर एल, डी वी को v से रिप्लेस किया और डी वाई को l से, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा एफ एल ओवर ए वी के बराबर होगा। और जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स होगी, जो कि बैक साइड पे लग रही होगी ड्रैगिंग फोर्स, वो हमारे पास होगी एफ इज इक्वल टू माइनस नीटा ए डी वी ओवर डी वाई। जब ये लेयर आगे मूव करती है तो जो उससे नीचे वाली लेयर होती है वो इसके बैकवर्ड साइड पर एक फोर्स लगाती है, वो ये वाली ड्रैगिंग फोर्स जो है वो लगाती है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो अपोजिट है ड्रैगिंग फोर्स के। ठीक है, नेगेटिव साइन मीन अप्लाइड force is opposite to dragging force, वो अपोजिट है ड्रैगिंग फोर्स के। और जो ये जो कोएफिशिएंट है विस्कोसिटी है, इसका यूनिट जो है नीटा का, ये हमारे पास होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, जिसका ऐसा यूनिट है। अब जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ऑन विस्कोसिटी, हम जरा उसको डिस्कस करेंगे। ये तो हमने फार्मूला, अगर आपको पूछे कि क्या विस्कोसिटी होती है, उसका फार्मूला कैलकुलेट करें, तो वो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। तो टेम्परेचर जो है वो किस तरह विस्कोसिटी को इफेक्ट करती है। तो विस्कोसिटी जो होती है ये बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर जो है ये बेस करती है। ठीक है, यानी कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ये टेम्परेचर जो है उसके ऊपर बेस करती है। तो जो इसकी डिपेंडेंस है और नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, दो चीजों पर, विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टेम्परेचर और नंबर 2 नेचर ऑफ लिक्विड। इन चीजों के ऊपर विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो विस्कोसिटी जो है लिक्विड की वो क्यों ओरिजिनेट होती है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर कोएसिव फोर्सेस। यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर, अब इंटरमॉलिक्यूलर कोएसिव फोर्सेस किस वजह से होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होती हैं। तो किसी लिक्विड के अंदर जो बेसिक रीजन है विस्कोसिटी के राइज होने की, वो इंटरमॉलिक्यूलर कोएसिव फोर्सेस हैं। द बेसिक रीजन ऑफ विस्कोसिटी of liquid is intermolecular cohesive forces।
और ये कोहेसिव फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से अराइज होती हैं। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है लिक्विड्स का वो डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, यानी कि ईटा डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। उसकी वजह यह है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बहुत इंक्रीज हो जाती है वो क्या करती है? वो वीक कर देती है इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। एज टी इंक्रीजेस, जब टी इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules increases, which decreases the effect of intermolecular cohesive forces। जितनी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी उतनी ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है गैसेस के अंदर वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो देमसेल्फ माइग्रेट करते हैं बिटवीन द लेयर। अब गैस का इससे ज़रा डिफरेंट है, लिक्विड में तो डिक्रीज करती है, लेकिन गैस में चूंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं, आज़ादी से मूव कर सकते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं। तो नीटा इन गैसेस increases with the increase of temperature, because in gas molecules can move easily, उसमें easily वो मूव कर सकते हैं, एंड कैन माइग्रेट, और आपने आप अपनी माइग्रेशन कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं बिटवीन द लेयर इजीली। तो इसलिए गैसेस के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर जो है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करता है। ठीक है जी, तो ये कुछ बात होगी विस्कोसिटी की। अब आए आप नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है सरफेस टेंशन। तो जो कंट्रैक्टिव टेंडेंसी होती है किसी सरफेस ऑफ लिक्विड वेट की, that allows it to resist the external force is called surface tension. The contractive सुकड़ना, the contractive tendency, ठीक है, जो कंट्रैक्टिव हमारे पास टेंडेंसी है ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, किसी लिक्विड की सरफेस की कंट्रैक्ट करने की, दैट अलाउज इट, जो इसको अलाउ करती है टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स, इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं।
यानी कि जो आपका लिक्विड होता है या जो आपका फ्लूइड होता है उसकी सरफेस जो है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो कंट्रैक्ट करे, सिकुड़े। तो वो क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि उसके सिकुड़ने की वजह से जो रेजिस्टेंस होती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसको रेजिस्ट जो है वो किया जाता है। अब सरफेस टेंशन जो है इसके क्या एग्जांपल हैं कि आप देखें कि ये जो फ्लोटेशन होती है ऑब्जेक्ट्स की सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, आप देखते हैं कि ये पत्ते जो हैं वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, या कोई कीड़ी है वो कर रहा है। तो ये जो एबिलिटी है इंसेक्ट्स की, कीड़ों की वाटर के ऊपर रन करने की, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही है। सरफेस टेंशन जो है ये एक्चुअली प्रोड्यूस होती है कोहिजन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन is actually produced due to the cohesion of similar molecules। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिमिलर मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेज होती हैं वो बेसिकली सरफेस टेंशन का बायस बनती हैं। और सरफेस टेंशन की जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि जो इंसेक्ट रन कर रहे होते हैं वाटर की सरफेस पे वो डूबते नहीं हैं। इसके अलावा जो पत्ते होते हैं वो लीव्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर जो है वो तैर रहे होते हैं, तो वो भी डूबते नहीं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो सरफेस टेंशन है। अब इसका जो फार्मूला है वो है द सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ। द सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि जितनी सरफेस लो लग रही है किसी लेंथ ऑफ लिक्विड के ऊपर, तो इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। उसको गैमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन जो है इसको इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी डिफाइन जो है वो किया जा सकता है। और उसके लिए इसका फार्मूला होता है कि द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, इसको भी हम सरफेस टेंशन का नाम जो है वो देते हैं, यानी कि गैमा डेल्टा U ओवर डेल्टा A। और इसके जो ऐसा यूनिट है वो आप फार्मूला देख रहे हैं, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसके फार्मूले हैं। नो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सरफेस टेंशन। अब जो सरफेस टेंशन है इसके हमारे पास क्या कॉजेज हैं? हमने वो जो कॉजेज हैं उनको अब स्टडी करना है। कॉजेज ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सरफेस टेंशन के फिनोमेना के लिए। मैं आपको पहले बताया, ईच मॉलिक्यूल जो होता है लिक्विड का वो पुल्ड होता है इक्वली तमाम डायरेक्शंस में बाय नेबरिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स। आप सपोज करेंगे ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल जो इधर पड़ा हुआ है। अब इसकी इस साइड पे भी मॉलिक्यूल है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे, इस साइड पे भी। ये सारे मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, अपनी तरफ पुल करेंगे तमाम डायरेक्शन से। इधर से भी फोर्स लगेगी, इधर से भी लगेगी, इधर से भी लगेगी, तमाम डायरेक्शन से इसको अपनी तरफ ये खींचेंगे। जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये सरफेस नीचे की तरफ कंट्रैक्ट करेगी, ये स्ट्रेच करेगी। तो जो नेट फोर्स आप क्योंकि चारों तरफ से इसके ऊपर लाग रही है तो नेट फोर्स जो है वो जीरो होगी। तो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर हैं वो सराउंडेड नहीं है
बाय द मालिक्यूल फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, अब ये मालिक्यूल जो तो नीचे था इस पर तो जितनी, अब ये जो मालिक्यूल इधर सरफेस के ऊपर है, ठीक है, देखिए इस मालिक्यूल को ये खींचेंगी फोर्सेस, इधर से पुल करेंगी अपनी तरफ, यहां से भी लगेगी यहां से भी लगेगी, लेकिन नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, चारों तरफ से वेक्टर सामने। लेकिन ये जो सरफेस के ऊपर हमारे पास मालिक्यूल है, ये सराउंडेड नहीं है बाय अदर मालिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है ना, ये सरफेस के ऊपर है, ये अब निचले वाले मालिक्यूलों से सराउंडेड नहीं है, इसके ऊपर इस तरफ से और इस तरफ से इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं वो लगेंगी। तो जो ये मालिक्यूल है, इसको जो निचले मालिक्यूल हैं, यानी कि ये जो निचले मालिक्यूल है, इस अपर मालिक्यूल को इनवर्ड नीचे की तरफ फोर्स लगाकर नीचे की तरफ जो है वो खींचेंगे। तो इस खिंचाव की वजह से कुछ इंटरनल प्रेशर जो है सरफेस मालिक्यूल्स का वो काज करेगा। अब जाहिर बात है, सरफेस के ऊपर जो मालिक्यूल इनका कोई इंटरनल प्रेशर है, अब ये निचले मालिक्यूल इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये जो प्रेशर है ये इसको काज करेगा कि ये सरफेस जो है वो कंट्रैक्ट हो, यानी कि नीचे, क्योंकि नीचे से मालिक्यूल इसको खींच रहे हैं ताकि ये नीचे की तरफ जाए। तो जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, जो सरफेस टेंशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, द सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल for the spherical shape of water droplets। जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनकी स्फेरिकल शेप भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, ये टेंड टू बी पुल्ड होते हैं इनटू स्फेरिकल शेप बाय कोहेसिव फोर्सेस ऑफ सरफेस लेयर्स। ठीक है, आप देखें ना, ये स्फेरिकल शेप है, ये स्फेरिकल शेप क्यों मान, अब इसकी सरफेस के ऊपर ये जो मालिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इन सारे मालिक्यूल्स के अंदर भी यहाँ पर मालिक्यूल्स हैं जो इन सरफेस मालिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये एक स्फेरिकल शेप बन जाएगी इस वजह से, इन मालिक्यूल्स की इनवर्ड फोर्स की वजह से। तो सरफेस टेंशन जो है, इसको हम एनर्जी की फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो मालिक्यूल इन कांटेक्ट होता है अपने नेबर के साथ, अपनी किसी लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी में, तो उस वक्त ये लोन होता है। लेकिन इंटीरियर मालिक्यूल जो होते हैं, बहुत सारे इंटीरियर, मतलब ये मालिक्यूल है, इसके यहाँ पर इंटीरियर अंदर वाले हिस्से में बहुत सारे मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन जो बाउंड्री मालिक्यूल्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं फ्रॉम नेबरिंग मालिक्यूल्स। अब ये जो अंदर है इसके तो नेबरिंग बहुत है, लेकिन ये जो बाउंड्री के ऊपर है सरफेस के ऊपर या साइडर के ऊपर है, इनके पास इतने नेबरिंग मालिक्यूल्स हैं वो नहीं होते। तो इसलिए इनकी जो है एनर्जी है वो हाई है, यानी कि ये जो बाउंड्री के मालिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी हाई है, लेकिन जो निचले मालिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी हाई नहीं है। तो जो नंबर ऑफ हाई एनर्जी बाउंड्री मालिक्यूल्स हैं, इनको मिनिमाइज किया जाता है बाय मिनिमाइज लिक्विड स्टेट। तो जो मिनिमाइज्ड क्वांटिटी है बाउंड्री मालिक्यूल की, जो रिजल्ट होती है मिनिमाइज सरफेस एरिया में, तो सरफेस विल बी अज्यूम द स्मूथेस्ट शेप ड्यू टू मिनिमाइजेशन ऑफ सरफेस एरिया। अब ऑब्वियसली जो सरफेस एरिया है, मैंने आपको कहा कि जो नीचे मालिक्यूल्स हैं इनके तो हर तरफ मालिक्यूल्स हैं, वो इनको अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, लेकिन जो बाउंड्री के मालिक्यूल्स हैं इनकी हर तरफ नेबरिंग मालिक्यूल्स नहीं है, इसलिए ये हाई एनर्जी स्टेट में है, और जो निचले मालिक्यूल्स हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर हैं। तो जो नंबर ऑफ हाई एनर्जी बाउंड्री मालिक्यूल्स होते हैं, इनको किस तरह मिनिमाइज किया जाए? इनको मिनिमाइज किया जाता है मिनिमाइज लिक्विड एनर्जी स्टेट में। तो मिनिमाइज क्वांटिटी ऑफ जो बाउंड्रिंग मालिक्यूल रिजल्ट होती है, अब जारी बात है ये बाउंड्री इनको मिनिमाइज लिक्विड, तो ये कैसे हो गया कि ये सरफेस, जारी बात है एनर्जी इनको नीचे की तरफ कह देगी, तो इसकी सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये सरफेस जो है ये खिंचेगी, ये नीचे की तरफ सरफेस जो है वो जाएगी। तो सरफेस जो है वो स्मूथ होगी जब सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि जारी बात है जब सरफेस कंट्रैक्ट होगी तो सरफेस का एरिया
कम होगा, मिनिमाइज होगा। अच्छा जी, ये तो हो गया इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट। ये बुक में सारा लिखा हुआ है जो मैंने बोला है, मैं लिख नहीं रहा इसको, आप इसको पढ़ लीजिएगा बुक से। अब इफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, अब जो इफेक्ट्स हैं सरफेस टेंशन, सेवरल इफेक्ट्स जो हम वो सरफेस टेंशन में देखते हैं किसी भी ऑर्डिनरी वाटर के लिए, जैसे बीडिंग ऑफ रेन वाटर ऑन ए वैक्स सरफेस लीफ, पत्ता। तो वाटर जो है वो उसमें एडिसिव फोर्सेस भी होती हैं जो वीकली जो है इंटरेक्ट करती हैं। वाटर जो एडहेज करता है वीकली टू वैक्स, ये जो पॉलिश जिसको हम कहते हैं, और स्ट्रांगली इटसेल्फ, और स्ट्रांगली अपने आप से। तो जो वाटर क्लस्टर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ड्राफ्ट के अंदर। तो जो सरफेस टेंशन जो है वो क्या करती है, वो स्फेरिकल शेप देती है इन वाटर के ड्रॉपलेट्स को सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है वो स्मॉलेस्ट होता है एज पॉसिबल है। जैसे मैंने पीछे बताया कि एनर्जी की वजह से जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल होते हैं उनको निचले मालिक्यूल अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके हर तरफ जो है ये जो बाउंड्री मालिक्यूल्स इनके हर तरफ नेबर नहीं होते। तो इनका जो सरफेस एरिया होता है वो फिर मिनिमाइज होता है। जब वो मिनिमाइज सरफेस एरिया होता है तो फिर वो स्फेरिकल ड्रॉप की शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। उसके बाद फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो जो फ्लोटेशन है ऑब्जेक्ट्स की, ये अकर करती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन वेटेबल हो और इसका वेट स्मॉल इनफ हो उन फोर्सेस के लिए जो अराइज होती हैं सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो वाटर स्टाइल्स जो है वो यूज करती हैं सरफेस टेंशन टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ ए पाउंड। तो जो सरफेस है वाटर की वो बिहेव करती है लाइक इलास्टिक फिल्म के तौर पर। तो जो इंसेक्ट का फीट होता है वो अपने उस फीट से वाटर सरफेस के ऊपर मूव करता है और इंक्रीज करता है वाटर सरफेस एरिया। बेसिकली क्या होता है कि फ्लोटेशन क्यों अकर करती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन वेटेबल है, यानी कि वो वेट नहीं हो रहा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर है, और जाहिर बात है उस ऑब्जेक्ट का एक वेट भी है, ग्रेविटी भी है। अब जो फोर्सेस अराइज हो रही हैं सरफेस टेंशन की वजह से वो स्मॉल है, वो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसको नीचे की तरफ खींच लें और वो डूब जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो इंसेक्ट होता है फिर वो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो मूव करता है। और क्यों मूव करता है, क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया जो है उसको इंक्रीज कर, अगर वो सरफेस एरिया को डिक्रीज करेगा फिर तो वो डूब जाएगा, लेकिन चूंकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है इसलिए वो उसके ऊपर मूव करता रहेगा। अच्छा, अब ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा अब इफेक्ट है सेपरेशन ऑफ ऑयल, ऑयल की सेपरेशन एंड वाटर, पानी और ऑयल की सेपरेशन। तो जो सेपरेशन ऑफ ऑयल है और वाटर, लिक्विड वैक्स या वाटर की, इज काज्ड बाय द टेंशन इन द सरफेस बिटवीन डिसिमिलर लिक्विड, यानी कि दो डिसिमिलर लिक्विड्स को अगर आपने सेपरेट करना हो तो उसमें भी सरफेस टेंशन का इफेक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है। इस टाइप की जो सरफेस टेंशन है इसको हम कहते हैं इंटरफेस टेंशन, और लेकिन इसकी केमिस्ट्री जो है वो सेम रहती है। यानी कि अगर ऑयल को, जाहिर बात है जब ऑयल को आप गिराते हैं पानी के ऊपर तो ऑयल की एक लेयर जो है वो पानी के ऊपर बन जाती है। तो अगर ऑयल को आपने पानी से अलहदा करना है तो वहाँ पे भी सरफेस टेंशन का ही फिनोमेना यूज होगा, और इस टाइप की सरफेस टेंशन को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस है ना, दो डिसिमिलर लिक्विड्स के फेसेस
यानी कि ये दो लिक्विड हैं, इनके फेसेस आपस में इंटरफेस हैं, ये दो डिसिमिलर लिक्विड जो हैं उनके इंटरफेस आपस में इन कांटेक्ट हैं। तो इस तरीके से आप सेपरेशन जो है वो ऑयल की, ये कुछ काजेज हैं सरफेस टेंशन के। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देखते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं इसका फार्मूला। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है, कंसिडर करें एक थिन वायर है जिसकी लेंथ डी है, ठीक है। ये एक थिन वायर है जिसकी लेंथ डी है, ये एक थिन वायर है जिसकी लेंथ डी है। इसको बेंड किया हुआ है हमने शेप ऑफ 3 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ना ये रेक्टेंगल की शेप जो है वो बन रही है, और ये फिटेड है एक स्लाइडिंग वायर के साथ एज ए फोर्थ डिस्क, और एक स्लाइडिंग वायर के साथ हमने इसको जो है वो फिट किया हुआ है। ठीक है जी, स्लाइडिंग वायर के साथ हमने इसको फिट किया हुआ है। तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या कोशिश करेगी कि वो स्लाइडिंग वायर को डाउनवर्ड जो है वो खींचेगी। जब फिल्म जो है लिक्विड की वो कवर करेगी वर्टिकल लूप को, तो हम अप्लाई करेंगे कि अपवर्ड फोर्स पी, ठीक है जी, अपवर्ड फोर्स पी। यहां से ये देखिए ये फ्लूइड है हमारे पास, तो एक अपवर्ड फोर्स पी जो है वो हम अप्लाई करेंगे। इधर देखें, ये कोई मैं यहाँ से ये लाइन खींच देता हूँ, ये रेफरेंस लेवल ले देता हूँ, इसके ऊपर ये यहाँ से ये फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। ये पी जो है फोर्स लग रही है, और एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और पी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स पी जो है ये बैलेंस होगी, ये ऊपर वाली जो एक्ट कर रही है ये नीचे वाली फोर्स एम जी से बैलेंस होगी जो ग्रेविटी की वजह से है। तो जो सम है वायर का और फोर्स जो सरफेस टेंशन की वजह से है, जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये डिपेंड करती है लेंथ डी ऑफ द स्लाइडिंग वायर। ये जो स्लाइडिंग वायर है ये सरफेस टेंशन इसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और वो लेकिन वो इंडिपेंडेंट है इसकी इस रेक्टेंगल की हाइट से, इस रेक्टेंगल की हाइट से जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो सरफेस यूनिट पर यूनिट लेंथ कितनी होती है हमारे पास, एफ ओवर एल। तो अब फोर्स जो है लेंथ के ऊपर वो 2d है, क्योंकि यहां पर दो सरफेस लेयर्स हैं, ठीक है। अब लेंथ एल के ऊपर जो है ये एक्ट करेगी फोर्स जो है, लेकिन 2d हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगी लेंथ एल के ऊपर वो 2d है, क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस लेयर्स हैं और ईच की लेंथ जो है वो डी है, देखिए ना, एक ये सरफेस लेयर एक ये सरफेस है, हम दो को कंसिडर कर रही हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि एल जो है वो 2d के बराबर है, यानी कि इस सरफेस लेयर की भी लेंथ डी और इससे ऊपर वाली सरफेस लेयर की भी लेंथ डी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक ये सरफेस लेयर ले लें और एक ये ऊपर वाली सरफेस ले लें। आप क्या लें कि एक ये सरफेस लेयर है और एक ये आपके पास ऊपर सरफेस लेयर है, तो ये दोनों की लेंथ जो है वो डी है, तो टोटल लेंथ फिर जो है वो 2d हो जाएगी। तो गैमा हमारे पास एफ ओवर 2d जो है इसके बराबर आ जाएगा। तो जो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की वो वाटर के लिए गैमा इज इक्वल टू 0.073 न्यूटन पर मीटर वाटर के लिए सरफेस टेंशन होती है फॉर वाटर एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। जो सरफेस टेंशन है लिक्विड मर्करी की रूम टेम्परेचर के ऊपर वो होती है हमारे पास 0.487 न्यूटन मीटर पर मीटर, ये मर्करी के लिए, ये मर्करी के लिए होती है।
तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है टेंशन फोर्स की वजह से, जब स्लाइडिंग वायर जो है वो मूव करती है थ्रू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, यानी कि स्लाइडिंग वायर जो डेल्टा एक्स मूव करती है, तो W इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स। एफ फोर्स सरफेस टेंस की वजह से और डेल्टा एक्स स्लाइडिंग वायर ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये वर्क डन जो है ये इक्वल होता है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू W, तो डेल्टा U इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स के बराबर होगा। तो डेल्टा U हमारे पास यहां पर गैमा L, एफ की वैल्यू रख दें तो वो होगी गैमा L डेल्टा एक्स। तो गैमा यहां से डेल्टा U ओवर L डेल्टा एक्स के बराबर आ जाएगा। यहां पर L जो है वो लेंथ है सरफेस लेयर की, लेंथ ऑफ सरफेस लेयर, ये सरफेस लेयर की लेंथ है, और L dx जो है वो एरिया है ऑफ द सरफेस, जो कि अकर करता है जब हम इस सरफेस को स्ट्रेच करते हैं। L डेल्टा एक्स ये एरिया ऑफ सरफेस है जब ये मॉलिक्यूल्स की वजह से स्ट्रेच होता है, तो ये मतलब है कि बराबर है डेल्टा ए के। तो गैमा आपके पास डेल्टा U ओवर डेल्टा ए के बराबर रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यह सरफेस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, और इसी को हम सरफेस टेंशन का नाम जो है देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होती है, काजेज क्या होते हैं सरफेस टेंशन के, इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन के ऊपर, और इसकी एक्सपेरिमेंटल मेजर के जरिए जो है वो एनर्जी का फार्मूला निकाल के दिखाएं। तो ये सारा आपको जो है वो वहां पर सरफेस टेंशन के अंदर करना पड़ेगा। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन जो है ये रिजल्ट है एडिशन और सरफेस टेंशन का। इट इज ए रिजल्ट ऑफ एडिशन, एडिशन कहते हैं चिपकने की फोर्स जो होती है, एडिशन एंड सरफेस टेंशन, ये इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। जो एडिशन होती है वाटर की वॉल्स के साथ किसी वैसल में, वो क्या करती है, वो काज करती है एक अपवर्ड फोर्स ऑन द लिक्विड एट द सरफेस इंटैक्ट। मिसाल के तौर पर ये देखें आपके पास ये वाटर है और इसके साथ ये हमने ये ट्यूब लगा दी, ये कोई आर रेडियस की ट्यूब है। तो अब ये पानी जो है इसके अंदर ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ऊपर वाली सरफेस तक आएगा, लेकिन यहां से आकर इसके ऊपर एक कर्वेचर सा, यूं करके कर्वेचर सा बन जाएगा, ठीक है। तो एक अपवर्ड फोर्स, यानी कि जब इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स जो है वो लगेगी लिक्विड के ऊपर, इसके एजेस पे, ये देखें ना, ये इसके एजेस हैं, जिसके नतीजे में मिनिस्कस जो है वो टर्न्स करेगा। ये जो कर्व बन रहा है ना, ये वाला कर्व, इस कर्व को कहते हैं हम मिनिस्कस। ये एक मिनिस्कस जो है वो बनेगा जो अपवर्ड, ऐसे ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये नीचे की तरफ इसलिए खिंच रहा है कि सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन एक्ट करेगी इसको होल्ड करने के लिए सरफेस के साथ इंटैक्ट। अब सरफेस टेंशन को कोशिश करेगी कि इसका था इंटैक्ट रहे, इस इंटैक्ट रखने की वजह से इसमें कर्व बन रहा है, ये नीचे की तरफ बेंड जो है वो कर रहा है। तो जो अब यहां पर यह है कि ये एजेस से ऊपर जाए, लेकिन सरफेस टेंशन इसको एजेस से नीचे की तरफ जो है वो लेके आ रही है। तो जो कंप्लीट लिक्विड सरफेस है
उसको ड्रैग किया जाता है अपवर्ड। अब मतलब इसको लिक्विड सरफेस को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, लेकिन ये नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ से नीचे की तरफ जो है वो आ रही है। कैपिलरी एक्शन जो है इस वजह से अकर करता है कि जो एडिशन होती है वॉल्स की वो स्ट्रांगर होती है देन कोहेसिव फोर्सेस। अब ये जो वॉल है इस ट्यूब की, इनकी चिपकने वाली फोर्स ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्सेस जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। तो इन दिस केस adhesive forces are greater than cohesive forces, ठीक है। अब ये चिपकने वाली फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रही हैं, ठीक है। तो जो एडिशन है इन वॉल्स की वो स्ट्रांगर है कोहेसिव फोर्सेस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, तो इसलिए जो हाइट है, तो ये जो हाइट है इसकी फिर लिमिटेड हो जाती है, यानी कि ये मजीद ऊपर नहीं जा सकता। एक तो ये एडिसिव फोर्सेस इसको ऊपर नहीं जाने देती, दूसरी सरफेस टेंशन की वजह से भी ये ऊपर नहीं जा सकता। तो ये इसके अंदर ऐसे इस एक मिनिस्कस बनाता हुआ नजर आपको आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। अब जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, सारी बात है ये सर्कल है कोई मिनिस्कस का, तो गैमा सरफेस टेंशन एफ अपवर्ड डिवाइडेड बाय, अब लेंथ इसकी जो है वो होगी 2 पाई आर, ठीक है, इसको आर कह लें यहां, ये लेंथ होगी इसकी 2 पाई आर। तो एफ अपवर्ड जो है वो आ जाएगा गैमा इंटू 2 पाई आर के बराबर। तो एफ अपवर्ड किसके बराबर है, एफ अपवर्ड बराबर है डब्ल्यू के, वेट यानी वेट डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी के। तो डब्ल्यू गैमा 2 पाई आर एम जी इज इक्वल टू गैमा 2 पाई आर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो एम जी है हमारे पास, इस एम, इसके अंदर एम अगर रो देखें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो एम जो है वो रो वी के बराबर होगा। तो ये रो वी जी इज इक्वल टू गैमा 2 पाई आर के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर अब आप देखें कि जो हमारे पास गैमा 2 पाई आर है वो रो वी जी के बराबर है। तो v यहां पर अब क्या होगा, v यहां पर होगा पाई आर स्क्वायर जी। पाई आर स्क्वायर जो लेंथ है उसकी आर्क की, क्रॉस सेक्शनल आर्क की लेंथ, वो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है जी। और h उसकी हाइट है, तो ये वॉल्यूम बन गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा गैमा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर जी एच, साथ में रो। तो अब वो हाइट के जिस तक आप लिक्विड को लेके जाते हैं, ये हाइट है यहां से, मतलब इस हाइट तक ये लिक्विड जो है वो गया, ठीक है। इसको आप यूं कह लें कि ये हाइट जो है, इस हाइट तक आप लिक्विड जो है उसको लेके गए हैं। और इससे ऊपर ये नहीं जा सका, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से इससे ऊपर ये नहीं जा सका, सरफेस टेंशन की वजह से। तो ये जो हाइट अब आपके पास निकलेगी, आप देखें यहां से इसको रीअरेंज करें तो पाई से कट गया आर, आर से एक दफा कटा, तो ये हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 2 गैमा ओवर रो आर जी।
ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई, यानी कि इतनी हाइट h तक जो है वो आपका लिक्विड अराइज हुआ है, और यही हाइट है हमारे लिक्विड की, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं कैपिलर्स एक्शन या कैपिलरी एक्शन। इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी इफेक्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, बुक के अंदर से आपने पढ़ लेना व्हाट इज इलास्टिसिटी, डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड देयर टाइप्स। उसके बाद आपने पढ़ा ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनके यूनिट्स और इनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं। बस ये वही चीज़ें आपने बुक से पढ़ लेनी है। बाकी आपको मैंने बताया था कि बुक से आपने ये भी पढ़ लेना है व्हाट इज डायनामिकल लिफ्ट एक्सप्लेन बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, और एक और चीज़ आपको की थी कि एक्सप्लेन स्विंग प्रोड्यूस्ड इन क्रिकेट बॉल बाय यूजिंग बर्नौली इक्वेशन। ये आपने बुक से पढ़ लेने हैं। बाकी अब आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, और कल जो है वो अब आपका टेस्ट होगा, और उसके साथ आपके जो है वो प्रैक्टिकल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।